हेलो एवरीवन। तो अब चेनजी मियाओ जिंग को अपने साथ वही डिजर्ट्स पैक करा कर एक रूफ टॉप पर लेकर जाता है। वो दोनों बैठकर आराम से खाना खाते हैं और वो उसे कुछ समझाने की कोशिश करता है। कहता है कि सारे पेरेंट्स इस दुनिया में आइडियल नहीं होते, कुछ पेरेंट्स हमारे जैसे भी होते हैं और ऐसे पेरेंट्स के होते हुए हमें दुश्मनों की कोई ज़रूरत नहीं है और हमने खुद को खुद ही संभालना है। तुम भी इन पर रिलाय ना करना बल्कि अपने फ्यूचर के बारे में सोचना और अच्छे से स्टडीज़ करना। और साथ ही साथ वो उसे ये भी बताता है कि मैंने भी अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है। मैं पुलिस एकेडमी ज्वाइन करना चाहता हूँ, एप्लीकेशन दे दी है और फिजिकल एग्जामिनेशन की तैयारियाँ कर रहा हूँ। मियाओ जिंग थोड़ी देर उसके पास बैठती है, उसका मन हल्का हो जाता है और फिर उसके बाद वो उसे वापस घर तक ड्रॉप करके आता है। लेकिन आज उसने उसे सीधे रास्ते से नहीं बल्कि एक नया ही रास्ता सिखा दिया था। कहने लगता है कि एक दो दफ़ा ये यूज़ किया तो मिनटों में ऊपर पहुंच जाओगी, और वो भी अपनी मम्मी को फेस किए बगैर खिड़की के ही थ्रू ऊपर पहुंच गई थी। चेन ये आजकल बहुत प्रैक्टिस कर रहा था रनिंग की और वो अपने स्कूल में बहुत हैंडसम था, इसलिए बहुत सी गर्ल्स का क्रश भी बना हुआ था। वो लास्ट ईयर तक तो पहुंच गया था, लेकिन फिर भी बहुत सी लड़कियां थीं जो अभी तक उसे पाने में नाकाम रही थीं। लेकिन एक दिन वो देखती हैं कि जब वो प्रैक्टिस कर रहा है तो उसे देखने के लिए मियाओ जिंग आई है, जो उसे कुछ बुक्स एक्सचेंज कर रही थी। उसे देखते ही तीन गर्ल्स थीं जो कि बुली टाइप की लग रही थीं। वो उसे जेलस होती हैं और उसे रोक कर कहने लगती हैं कि हमसे तो इसने कभी बात नहीं की और तुम दूसरे स्कूल की होकर हमारे स्कूल के हक पर अपना अधिकार जमाने के लिए आई हो। मियाओ जिंग बहुत कहती है कि मैं उसकी फैमिली मेंबर हूँ, लेकिन वो गर्ल्स उससे लड़ती हैं उससे पहले ही चेन ये वहाँ पहुँच जाता है और मियाओ जिंग को प्रोटेक्ट करके ले जाता है। लेकिन उन गर्ल्स ने तो जैसे मियाओ जिंग से दुश्मनी अपने दिल पर ही ले ली थी। वो एक दफ़ा चेन ये के साथ बैठकर खाना खा रही थी कि इतने में वो गर्ल्स भी वहाँ पर आ जाती हैं। पर चेन ये को सब पता था। उसने मियाओ जिंग को प्रोटेक्ट फील कराने के लिए और उन गर्ल्स को भगाने के लिए कुछ और ही गर्ल्स को पैसे देकर वहाँ पर बुला लिया था, जो सारी की सारी सीट्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और बस उन्हीं को ही चेनजी जब कोई घास नहीं देता तो उन्हें बहुत इंसल्ट फील होती है और वो निकल जाती हैं। चेनजी और मियाओ जिंग की दोस्ती अब काफ़ी आगे तक बढ़ चुकी थी। वो कभी कभी खिड़की पर पहुंचता था, उसे कोई खाना देता था उसकी फेवरेट चीज़ और फिर वहां से चला जाया करता था। और फिर एक दिन जब मियाओ जिंग स्कूल में थी तो उसके पास योंग आया था, जो कि चेनजी का बहुत अच्छा फ्रेंड था। वो कहने लगता है कि आज उसका फिजिकल एग्जामिनेशन का टेस्ट है, उसकी पूरी तैयारी है, बस वो घर से कुछ डॉक्यूमेंट उठाने के लिए गया था लेकिन लौटा नहीं है। लेट हो रहा है, तुम हमारी हेल्प करो, तुम्हारे पास चाबी है ना। और बस मियाओ जिंग को तो उसकी और उसके डैड की सारी सिचुएशन पता थी। वो डर जाती है और तुरंत ही उसे बचाने के लिए घर की तरफ जाती है। वो लोग घर का दरवाजा खोलते उससे पहले ही वो देखती है कि नीचे डैड पहुंच चुके हैं। अब वो योंग को अंदर भेजती है, जो कि अंदर जाकर बंधे हुए चेन जी को रेस्क्यू कर लेता है और फिर उसे भगाकर वो पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं। लेकिन मियाओ जिंग इस सारा समय सबसे बड़े खतरे को मोल लेती है और वो ये था कि वो डैड को किसी न किसी बहाने से कोई ना कोई बात में अटका कर रोके रखती है, ताकि वो अंदर जाकर चेन जी को एंड टाइम पर पकड़ ना सके और वो अपना एग्जाम देने के लिए पहुंच जाए। लेकिन उस साइकोपैथ को इस तरह से रोकना बहुत ही मुश्किल काम था। उसकी दुश्मनी बहुत बुरी थी और इन दी एंड डैड को भी पता चल जाता है कि मियाओ जिंग ने ये जानबूझकर किया था चेनजी को भगाने के लिए। चेनजी बेचारा भागता भागता पहुंचता है अपने टेस्ट के पॉइंट पर, लेकिन जैसे ही वो पहुंचता है तो पता चलता है कि उसके फ्रेंड ने वहां के लोगों को रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन इन दी एंड पुलिस वाले उसे फेल करके वहां से चले गए थे। बेचारे चेनजी का बहुत बुरी तरह से दिल टूट जाता है। ये उसका डैड था जो उसका अपना दुश्मन बन चुका था। अब वो घर वापस पहुंचता है अपने डैड से बदला लेने के लिए, उनसे थोड़ी आर्ग्यू करने के लिए, लेकिन वो कहने लगते हैं कि तुमने मुझे मजाक समझ रखा है क्या, चुपचाप बैठकर खाना खाओ। अच्छा हुआ तुम्हारा टेस्ट नहीं हुआ और मैंने बिल्कुल ठीक किया, तुम्हें ट्रैप करके तुम्हें बांध लिया, क्योंकि तुम पुलिस में नहीं जाओगे बल्कि तुम मेरी तरह से पावर डिपार्टमेंट में जाओगे। वो खुद सरकारी नौकर थे और चाहते थे कि उसी के ही डिपार्टमेंट में उसका बेटा भी काम करे, लेकिन वो कहता है आप मुझे समझे नहीं, आपको पता है ना कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी से डर लगता है, फिर भी आप मुझे वहाँ भेजना चाहते हैं, कैसे बाप हैं आप। ये सुनते ही डैड गुस्से में आ जाते हैं। फिर से बचपन की तरह उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए तारें ढूंढ रहे थे कि अब चेनजी जवान हो चुका था। वो उनको ही नीचे गिरा लेता है और एक चीज उठाकर उनको जैसे मसलने ही वाला था कि इतने में उन्हें धमकी देते हुए वहां से वो चीज फेंकता हुआ निकल जाता है। कहता है कि आइंदा से मुझे इस तरह से डराने की कोशिश मत करना। डैड को हमेशा से उससे नफरत थी। वो उसे एक ही ताना देते थे, कहते थे कि तुम्हारी एक भी चीज मुझ पर नहीं गई, कोई आदत नहीं, तुम्हारा एक बाल भी मुझ जैसा नहीं।
मुझे तो लगता है तुम्हारी माँ ने मुझसे धोखा किया है। पता नहीं मैं किसको पाल रहा हूँ। बस यही वो नफरतें थीं जो चेन जी के अंदर एकदम नफरतों का बीज बोते बोते पूरा पेड़ बन चुकी थीं। और फिर थोड़ी ही देर बाद हमें पता चलता है कि नेक्स्ट ही डे मिस्टर चेन हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनको ब्रेन हैमरेज हो गया था। अपने बेटे से लड़ाई के बाद उन्होंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गए थे। उनके सिर पर बहुत घातक चोट आई थी और इसके साथ ही मियाओ जिंग की लाइफ में भी एक बड़ी मुसीबत आ गई थी। उसकी मम्मी वे, वो जिस कंपनी में काम करती थी, उसने बहुत से लोगों को शहर में लूट लिया था। वो स्कैमर्स की कंपनी थी और इन्वेस्टर्स अब उनके पीछे पड़े हुए थे क्योंकि वो बहुत से मासूम लोगों का पैसा लेकर भाग चुके थे। लोग उसकी मम्मी को कौन आर्टिस्ट बोल रहे थे। उसकी मम्मी घर जाती हैं, हर तरफ देखती हैं, लेकिन सोचती हैं कि ये चैन कितना कंजूस था। पता नहीं इसने अपनी सारी सेविंग्स कहाँ रखी हुई हैं। लेकिन इन दी एंड उन्हें उनके घर के कागज मिल जाते हैं जो वो चोरी छुपे छुपा ही लेती हैं। चैन जी को जब ये सारा कुछ पता चलता है, मियाओ जिंग हॉस्पिटल में थी। उसने चैन जी को बुला लिया था कि अपने डैड की इंश्योरेंस लेकर आओ ताकि उनके मेडिकल का खर्चा बर्दाश्त हो सके। और चैन जी भी बहुत नरम दिल का था, वहाँ पहुंच ही जाता है। आंटी तो उसे बहाने बहाने से सुना रही थी कि अपने डैड का खर्चा खुद बर्दाश्त करो, वो तुम्हारा सगा बाप है। और उन दोनों को वहाँ छोड़कर वो अपने इश्यूज निपटाने निकल जाती हैं। यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि जब डैड की कंडीशन बहुत खराब हो जाती है, उन्हें बचाने के लिए उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा था। और ऐसे समय पर मियाओ जिंग सामने आकर खड़ी हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि चैन जी उसका बचपन का फोबिया जाग उठे ये सीन देखने के बाद। और फिर इन दी एंड डॉक्टर्स आते हैं और चैन जी को बताते हैं कि तुम्हारे डैड का ब्रेन डेड हो चुका है। अगर चाहो तो मशीनों के थ्रू उनके शरीर को जिंदा रख सकते हो, लेकिन हम ये रिकमेंड नहीं करते। और फिर फाइनली इस तरह से मिस्टर चैन का भी दी एंड हो ही जाता है। जब वो आखिरी सांसें भरते हुए अपने डैड को देख रहा था तो चैन जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेशक उन्होंने सारी जिंदगी उस पर जुल्म किया था, लेकिन फिर भी थे तो वो उसके डैड ही। पर वो जानबूझकर खुद को स्ट्रांग दिखाता है और मियाओ जिंग से कहने लगता है कि डैड की जो भी सेविंग्स है उनके थ्रू मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा। पुलिस में जाने का चांस तो उन्होंने मेरा गंवा दिया है, अब इसी तरह से ये इसका अजाला करेंगे। लेकिन चैन जी अपने डैड के मरने के बाद तब तक इनहेरिटेंस पर अपना हक नहीं समझता था जब तक अपना डीएनए टेस्ट नहीं करा लेता। और उससे साबित हो जाता है कि सारी जिंदगी उसके डैड गलत समझते रहे थे। वो अपने डैड का ही बेटा था और बस इस गलत फहमी में वो सारी जिंदगी टॉर्चर खाता आया था। अब डैड के फ्यूनरल के दिन जब उनकी कब्र पर चैन जी और मियाओ जिंग दोनों खड़े हुए थे तो मिस वे भी वहां पर अपनी शक्ल दिखाने के लिए आती है, लेकिन बस फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए ही। अपनी बेटी को साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन उसकी बेटी ने साथ जाने की बजाय चैन जी का साथ ही चुना था। वैसे आजकल मम्मी पर बहुत ही बुरे हालात आए हुए थे, हर कोई उसे तलाश कर रहा था और डेप्ट कलेक्टर्स उनको जगह जगह ढूंढते फिर रहे थे, घर पर, शॉप पर। बस उन्हें जिंदा या मुर्दा हर हाल में मिस वे चाहिए थी अपने पैसे निकालने के लिए। और ये सारा कुछ मियाओ जिंग को भी सहन करना पड़ता है। उधर चैन जी को ऐसा लगता था कि जो बिलियर्ड हॉल है ये बहुत अच्छा चल रहा है, इसका बिजनेस मैं जानता भी हूँ, तो क्यों ना मैं यही खरीद लूँ। तो बस उसने यही फैसला किया था कि अपने घर को मॉर्गेज पर रखकर वो इसके किस्तें अदा करता रहेगा। जबकि उधर मियाओ जिंग को और उसकी मॉम को फिक्र हो रही थी कि अब मिस्टर चैन इस दुनिया में नहीं है, वही एक कड़ी थे जो इन दोनों फैमिलीज को जोड़ते थे। तो अब उन्हें अपना नया ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। लेकिन मियाओ जिंग को जाते जाते चैन ये कहकर रोक लेता है कि वैसे भी मैं यहाँ ठहरता नहीं हूँ, जब तक तुम खुद को खुद ही स्टैब्लिश नहीं कर लेती तब तक तुम यहाँ रह सकती हो, बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं कोई भाड़ा नहीं लूंगा। और फिर एक दिन मियाओ जिंग की जिंदगी अपसाइड डाउन हो जाती है जब वो स्कूल में थी और उसे अपनी मम्मी की कॉल आती है। वो उसे कह रही थी कि आधे घंटे में तुम्हारे स्कूल के बाहर मेरे बॉस पहुंचेंगे, उनके साथ बस स्टेशन पर आ जाना, हम ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। वो किसी और को भी लूट चुकी थी और अपनी बेटी समेत यहाँ से भागना चाहती थी। उन्हें अपनी बेटी की पढ़ाई की, उसके एग्जाम्स, उसके फ्यूचर की कोई परवाह नहीं थी। मियाओ जिंग तो परेशान थी कि ये सब हो क्या रहा है, उसे तो कोई डिटेल्स भी मालूम नहीं थी। लेकिन फिर हमें पता चल ही जाता है कि अब उस मिस वे ने नई वारदात कौन सी की थी। एक्चुअली ये वारदात उसने किसी और के साथ नहीं बल्कि चैन जी के साथ ही की थी। वो जब अपने घर को मॉर्गेज पर रखना चाहता था तो उसे पता चलता है कि ये पहले ही मॉर्गेज पर रखा जा चुका है और इसके पैसे वे निकलवा कर यहाँ से भागने की कोशिशें कर रही है। उधर मियाओ जिंग जब स्कूल से बाहर पहुंचती है तो देखती है कि बॉस उसे पकड़कर लेकर जा रहा था, लेकिन उसी समय चैन जी भी
मियाओ जिंग को तलाश करते हुए वहां पहुंच जाता है और फिर और लोगों को भी जमा कर लेता है। और इस तरह से जब एक पुलिस वाला पहुंचता है तो बॉस डर के वहां से भाग जाता है और मियाओ जिंग को अपने साथ नहीं ले जाता। चेंजी उससे बार बार पूछ रहा था, तुम्हारी माँ कहाँ है, वो किस शहर जा रही है, तुम्हें अपने साथ कहाँ ले जाना चाहती थी, उसने कुछ तो बताया होगा। लेकिन बेचारी मियाओ जिंग को कुछ पता नहीं था। वो उसके साथ जाती है, बस स्टेशन पर जगह जगह उसे तलाश करने की कोशिश करती है, बस के अंदर जाकर तलाश करने की कोशिश करती है, अनाउंसमेंट तक कराती है, लेकिन उसकी माँ का कुछ अता पता नहीं था। वो पैसे लेकर ऐसे गायब हुई थी जैसे गधे के सर से सींग। और बस इस समय चेन जी भी बहुत गुस्से में था। वो मियाओ जिंग को एक दो सख्त बातें कह देता है। ऑफ कोर्स पहले उसका फ्यूचर उसके डैड बर्बाद कर गए थे और अब उसकी ये बिना नाम की स्टेप मॉम भी। और मियाओ जिंग बेचारी वो भी परेशान थी। इस सब से उसका कोई लेना देना नहीं था, पर यही दोनों थे जो सफर कर रहे थे। चंजी बेचारे की फाइनेंशियल कंडीशंस, उसका फ्यूचर सब कुछ दाव पर लग चुका था। उसे लगता था कि अब उसका और कोई सहारा नहीं, इसीलिए उसने आगे की स्टडीज भी छोड़ दी थी। जबकि उधर मियाओ जिंग बेचारी, उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। रहने को वो चेनजी के घर पर रह तो सकती थी, लेकिन उसका मन नहीं मानता था। अब वो ऐसा करती है कि एक हॉस्टल में शिफ्ट हो जाती है। स्कूल के बोर्डिंग का बहुत खर्चा था। जो एक कार्ड उसकी मम्मी उसे देकर गई थी, उससे सिर्फ एक ही सेमेस्टर की फीस अदा हो सकती थी, वो उतना पे कर देती है। चेनजी इधर उधर बहुत हाथ पैर मारता है। पैसे पूरा करने के लिए वो बहुत जोर लगाता है, लेकिन कहीं पर भी उसकी किस्मत सही से नहीं चल रही थी। इन दी एंड उसके ये हालात आ गए थे कि एक दफा वो गार्बेज में से कुछ चीजें चुन रहा था और यहीं पर ही उसे एक आदमी दिखाई देता है जो कि छुप कर बैठा हुआ था और जख्मी भी था। वो उसे अपनी वॉच देता है और कहता है, किसी को मेरा नाम बताना। और इतने में उसके ओपोनेंट्स जो कि गैंगस्टर्स दिखाई दे रहे थे, वो उसे तलाश करते हुए आते हैं, लेकिन चेनजी उन्हें गलत रास्ता दिखा देता है। वो बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि अगर कभी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो डिस्ट्रिक्ट 7 में पहुंच जाना। तुमने मेरी जान बचाई है, मुझ पर तुम्हारा बड़ा एहसान है, और जब मैं ठीक ठाक हो जाऊंगा तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूँ। चेनजी तब उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता और फिर अपने रास्ते निकल जाता है। उधर मियाओ जिंग बेचारी के हालात तो इतने ज्यादा खराब थे कि उसके पास कुछ खाने पीने को भी ढंग से बचा नहीं था। वो फिर से अपना कार्ड चेक करने जाती है कि शायद मम्मी ने कुछ पैसा डलवा दिया हो, लेकिन ये कार्ड चेक करते करते इस कार्ड की ओनर का नाम ऊंची आवाज में बैंक वाली ले देती है और फिर सबको पता चल जाता है कि मियाओ जिंग ही वे की बेटी है। वो लोग मियाओ जिंग को पकड़ लेते हैं, उसे हरास करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतने में चेनजी यहाँ पर आता है, उसका साथ देता है। उन लोगों से उसे डॉज कराता हुआ अपने साथ ले जाता है और कहता है कि मैं इससे सारे बदले बराबर कर लूंगा, इसने मेरा सबसे ज्यादा पैसा खाया है। लेकिन एक्चुअली ये सारा कुछ तो वो उसे दूसरे लोगों से बचाने के लिए कर रहा था। लेकिन इन दी एंड सब लोगों के सामने भीड़ में भी ये साबित हो जाता है कि उसकी मॉम मियाओ जिंग का नंबर भी नहीं उठा रही थी। उधर मियाओ जिंग बेचारी रूखी सूखी बस एक ब्रेड खाती थी और उसी से ही अपना पेट भरती थी। सबसे ये छुपा कर रख रही थी। मौसम भी बदल रहा था और जब उसे कपड़े चाहिए थे तो वो जाती है और फिर खिड़की से ऊपर चढ़कर अपनी अलमारी चेक कर रही थी कि इतने में चेनजी उसके सर पर एक जोरदार डंडा दे मारने ही वाला था कि फाइनली वो बच ही जाती है। और फिर जाते जाते उसका जब वो बैग खींचता है तो पता चलता है कि उसमें बहुत सारे टिन्स थे और वो रिसाइकलेबल आइटम्स इकट्ठी करके अपने खाने पीने का खर्चा पूरा कर रही थी। ये देखते ही उसे बेचारी पर बहुत दया आती है। वो थोड़ी देर बाद जाता है और हॉस्टल में उसके नाम से कोई चीज सबमिट करा देता है। वो एक बैग था। वो समझती है कि ये बैग मुझे मेरी मम्मी ने दिया है, लेकिन अंदर से कुछ गर्म कपड़े निकले थे और पता चलता है कि ये बैग उसे चेनजी ने भेजा है। अब उनकी आपस में पहले एक दफा नोक-झोंक हो चुकी थी तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो वही बैग उसे लौटाने के लिए पहुंच जाती है। वो पार्ट टाइम में मैकेनिक का काम किया करता था। यहाँ पर भी उन दोनों की लड़ाई होती है। मियाओ जिंग ये कहती हुई वो बैग फेंक कर चली जाती है कि मुझे तुम्हारी भीख की जरूरत नहीं है, और वो भी सोचता है कि मुझे तो इसके बारे में अच्छा सोचना ही नहीं चाहिए था। लेकिन इतने में उसके फ्रेंड्स उसे बताते हैं कि क्या तुम्हें पता है जिस दिन तुम्हारा फिजिकल एग्जाम का टेस्ट था तो यही मियाओ जिंग थी जिसने तुम्हारे डैड को डिस्ट्रैक्ट किया था, और पता है उसने कितना बड़ा खतरा मोल लिया था। जब तक तुम वहां से भाग नहीं गए थे उसने उसे बातों में लगाए रखा था। ये सुनते ही अब चेनजी का दिल पिघल जाता है। वो मार्केट में उसे तलाश करने निकल जाता। उसे पता था कि वो टिन पैक इकट्ठी करती हुई कहीं ना कहीं मुझे मिल ही जाएगी, और फिर ऐसा ही होता है। और यहाँ पर भी उसे पता चलता है कि मियाओ जिंग के पीछे 3 अंकल्स पड़े हुए हैं जो उसे बुली कर रहे थे। उसकी मॉम की वजह से उसे जगह जगह तंग करते थे। मियाओ जिंग कहती है कि तुम भी इनसे ना लड़ना, और मैं तो लड़ने की हिम्मत ही नहीं रखती। लेकिन चेनजी कहाँ बाज आने वाला था। वो बाद में उन अंकल्स के घर जाता है और उनकी ठीक ठाक ठुकाई लगाता है और अब पुलिस स्टेशन पड़ा हुआ था।
और उसकी एक ही तो रिलेटिव थी और वो थी मियाओ जिंग। उसको कॉल करके बुला लिया जाता है। मियाओ जिंग कहती है हम आपस में कुछ नहीं लगते, ये झूठ बोल रहा है। इसके डैड और मेरी मम्मी एक हुआ करते थे, पर इसके डैड टपक गए और मेरी मम्मी भाग गई। और बस उन अंकल्स को ये लगता था कि इसकी माँ भी एक कॉन आर्टिस्ट थी और ये भी ऐसी सी ही है। पर एक पुलिस ऑफिसर वहाँ पर बहुत ही काइंड पर्सन दिख रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड उससे मिलने के लिए आई हुई थी, तो ऐसा करता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को बोलता है कि प्लीज इस लड़की को भी घर तक छोड़ देना, क्योंकि रात हो रही थी। और जब वो दोनों वहाँ से वापस जा रही थी तो मियाओ जिंग से वो उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशंस भी ले लेती है। और बस यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।